मोहतरम कायदीन मजलिस और यहाँ इस इलाके के कारकुनान, मैं रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ से तशरीफ़ लाया हूँ। आज 2 मार्च का ये तारीख़ी दिन सिर्फ हैदराबाद का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तारीख़ी दिन है। अरे भाई साहब, आज सबसे पहले मैं खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ उन्हें ऊपर कर दिया हिंदुस्तान की उस लीडरशिप का जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक ताकतवर और मजबूत क़यादत जन्म दी और उस जमाने से लेकर के आज तक लोगों का असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में वो क़यादत यहाँ मौजूद है। ये यहाँ से गया हुआ है, नीचे उतर जा रहा हूँ। आपको मालूम है इस सालार रहमान ने हैदराबाद में रह करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की और सेकुलर आवाम की क़यादत की थी। और 1967 में जनाब डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में एक जमात मुस्लिम मजलिस के नाम से उत्तर प्रदेश में कायम की गई थी। हेलो भाई, जिसमें जनाब डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी रहमतुल्लाह अलैह के या बोरा बंडे में राजू शाना बशाना कंधे से कंधा मिला करके वहाँ की आवाम के साथ वो अचानक गलियों और कूचों में जिस तरह से वो मशीनों जनाब सालार मिल्लत वाले रेड मार रहे बोल रहे रहमान ने ऑर्डर दिए थे काम अंजाम दिया था। आज भी उनके कदमों के नकोश भाई, आज भी उनके कदमों के नकोश उत्तर प्रदेश की गलियों में मौजूद है और चीख चीख करके पुकार रहे हैं क्या है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और क़यादत करें उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, उत्तर प्रदेश के अवाम की, हिंदुस्तान के अवाम की क़यादत कबूल करे और इंसाफ दिलाए। आज वो मजलूम अवाम इंसाफ के लिए तरस रही है। लेकिन आपको काबिल मुबारकबाद है हैदराबाद की सरजमीन, ये सरजमीन दक्कन को मैं सलाम करता हूँ कि जब जब हिंदुस्तान में कहीं जुल्म होता है तो सबसे पहले अगर कोई आवाज उठती है वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज होती है, चाहे वो हैदराबाद की सरजमीन पे हो, चाहे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हो। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमारे जिले के 2 नौजवानों का 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस के इलाके में फर्जी तौर पर इनकाउंटर कर दिया गया। हमारा पूरा जिला एहतजाज के लिए उठ खड़ा हुआ। तमाम हिंदुस्तान की मुस्लिम तंजीमों ने इसके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी मुजाहिद ने आवाज उठाई और उन मासूम नौजवानों की गोलियों का, उनके खून का बदला लेने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए अगर आवाज उठाई पार्लियामेंट के अंदर, तो आवाज सिर्फ अकलौती आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में थी। वो आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज थी। जब वो पार्लियामेंट के अंदर खिताब फरमा रहे थे, जब वो बोल रहे थे, तो उस वक्त का होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल, उसके चेहरे की रंग तब्दील हो गई थी, उसका चेहरा तब्दील हो गया था। उसकी जुर्रत नहीं थी कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इल्जामात का जवाब दे सके पार्लियामेंट के अंदर। ऐसी हस्ती आपके दरमियान मौजूद है। मोहतरम हजरात, बात यही खत्म नहीं होती है। अगर आसाम में फसाद होता है, अगर कश्मीर में जुल्म होता है, अगर वेस्ट बंगाल में कहीं कोई बेवा, कोई दोषीजा जिसके ऊपर इसकी इस्मत दरी होती है, तो यहाँ से अगर कोई आवाज उठती है हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की का एहतजाज होता है, जो जल्सों की शक्ल में हिंदुस्तान के अवाम के सामने होता है। काबिल मुबारकबाद है ये आपका चैनल 4 TV को मैं मुबारकबाद देता हूँ। उर्दू
पहुंचती हैं। आज इसी आवाज को दबाने के लिए आज दुश्मनाने कौम, आज मुल्क की फिरका परस्त ताकतें हमें दबा रही हैं, आज रोक रही हैं और जाने से हर जगह पाबंदी याद कर रही है कि हमारे सदर मजलिस वहां पर लोगों के सामने ना जा सके। कितना रोकोगे आप, कहां तक रोकोगे आप? जिस्मानी तौर पर आप तो रोक सकते हो, लेकिन उनकी आवाज को नहीं रोक सकते। उनकी जो आवाज फोर टीवी के अंदाज में पहुंच रही है, ये उर्दू टीवी के अंदाज में पहुंच रही है, जो बर्क न्यूज और इंटरनेट के माध्यम से हवाले से पहुंच रही है, इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहता है उसको तुम दलील नहीं कर सकते। किसी की जरूरत नहीं कि ऐसे शख्सियत को कोई जलील करे, उसको पाबंदी लगाए, उसकी आवाज को रोक दे। अगर अकबरुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उनको इश्तिहाल अंगेजी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसलिए दर्ज किया जाता है कि वो जबान एक मुसलमान की जबान है, वो हिंदुस्तानी मुसलमान मजलूम अवाम की जबान है। उस जबान को रोकने का काम अगर कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान की फिरका परस्त ताकतें कर रही हैं। और इंशाअल्लाह हैदराबाद से लेकर के हिंदुस्तान के कोने कोने का नौजवान अब तैयार हो चुका है, इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मोहतरम हजरात, आज आप हैदराबाद में मौजूद हैं, लेकिन ये हैदराबाद हिंदुस्तान का मरकज बन रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज अगर कहीं है तो हैदराबाद की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। आज दारुस्सलाम को आप हैदराबाद का मरकज समझते हैं, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, मुझे फख्र है कि आज पूरे हिंदुस्तान की मजलूम अवाम और पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान दारुस्सलाम को अपना मरकज बनाना चाह रहा है। और इंशाअल्लाह आने वाले चंद सालों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज दारुस्सलाम होगा। हिंदुस्तान की सियासत दारुस्सलाम से तय होगी। और हमारा लीडर, हमारा कायद इतना बाशऊर है, इतना जुर्रतमंद है, अल्लाह ने उसको इतनी सलाहियत बख्शी है कि आज जिस कौम की क़यादत को खत्म करने के लिए पूरा हिंदुस्तान की ताकतें लगी हैं, आज उस कौम के अंदर एक नौजवान ऐसा पैदा हुआ है जो आज हिंदुस्तान की सरजमीन ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भी मजबूर होना पड़ रहा है कि उसको संसद रत्न के सम्मान से नवाजा जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ऐसे दौर में हो रहा है जिस दौर में मुसलमानों की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन मैं अपने इस कायद के बारे में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलते हैं तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए, तो इससे हमारी ताकत अब दबने वाली नहीं है। ऐसी पाबंदियों से हम रुकने वाले नहीं हैं। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रही है, और जब जहां हजारों की लाखों की तादाद में जियाले नौजवान अपने खून निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस वक्त ये हिंदुस्तान के कवानीन, इनके जो फर्जी कवानीन का हवाला बना करके जो फर्जी कहानियां बना करके गढ़ करके ये पाबंदी लगाने का काम कर रही हैं, इसको रौंदते हुए इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत हिंदुस्तान के गली और कूचों में जाएगी। मेरे नौजवानों, जब जब हिंदुस्तान नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूं कि जब जब कहीं इनकलाब पैदा हुआ है, इनकलाब आया है, तो इन दबे कुचले मजदूर और नौजवानों ने इनकलाब पैदा किया है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के मजलूम और दबे कुचले पिछड़े दलित, SC ST और मजलूम मुसलमानों की आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान में गूंजने जा रही है। इसको आप कहीं से कमजोर ना समझिएगा, अब ये कहीं से कमजोर होने वाली नहीं है। इसलिए मैं हैदराबाद की आवाम से, कायदीन मजलिस से नहायत अदब से इल्तिमास करना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए।
नौजवान और दबा कुचला समाज अपनी इस मजबूत और लायक क़यादत के इस्तेकबाल में खड़ा हो चुका है। इसलिए अब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को हिंदुस्तान के लिए पेश करना होगा। आपको ये कुर्बानी देनी होगी। जब ये क़यादत, जब ये ताकत, जब ये लीडरशिप हिंदुस्तान के मजलूम आवाम तक पहुंचेगी तो कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं होगा, कहीं कोई फसाद नहीं होगा, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच में साजिश करके लड़ाने की कोशिश नहीं होगी। हिंदू और मुस्लिम, दलित और मुस्लिम का एक ऐसा इत्तेहाद अमल में आएगा कि हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी, जो तारीख जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से लिखी जाएगी। और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में आने वाला मौरिख इस मजलिस की तारीख को, इस क़यादत को सुनहरे अल्फाज में लिखेगा, सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, मुझे फख्र है कि मैं आज 2 मार्च के दिन इस सरजमीन पर मौजूद हूँ और आज आपसे खिताब करने का मौका मिल रहा है। मेरे बहादुर नौजवानों, हिंदुस्तान में जुल्म की इंतहा हो चुकी है। कहीं दरभंगा में कतील सिद्दीकी को पुलिस कस्टडी में कत्ल किया जाता है, तो कहीं फर्जी इल्जाम में दुबई से गिरफ्तार करके सबी अहमद को लाया जा रहा है, तो कहीं आज हजारों की तादाद में मुस्लिम नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं, जिनका आज तक जिन पे मुकदमा भी नहीं चलाया गया। हजारों लाखों की तादाद में आज वो मौत और ज़िस्त की कशमकश में बेड़ियों से जकड़े हुए यहाँ के जालिम हुकूमतों और सरकारों के शिकंजे में फंसे हुए हैं। उनको आजाद कराना ये मजलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, हैदराबाद की आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है, और हिंदुस्तान की क़यादत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी जिम्मेदारी बनती है। आज चीख चीख कर हिंदुस्तान का नौजवान पुकार रहा है। आज वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी बाप, जिनके वालिद आज जेलों में बंद हैं, आज वो माएं इंसाफ के लिए तड़प रही हैं, जिनके मासूम नौजवान बच्चों को गोलियों से भून दिया गया, आज वो इंसाफ की तलाश में है। आज हिंदुस्तान की फिरका परस्त और नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने जो मजालिम ढाए हैं, इन मजालिम से मुकाबला करने के लिए अगर हिंदुस्तान में कोई शख्सियत है, कोई लीडरशिप है, कोई क़यादत है, तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत है। इसलिए मैं नौजवानों आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आज हर जगह का नौजवान आपसे ज्यादा कुव्वत में इस्तेकबाल करने के लिए अपनी क़यादत को खड़ा हो चुका है। घबरा गई है हुकूमतें, घबरा गई है हिंदुस्तान की हुकूमत और सूबाई हुकूमतें डर गई हैं कि कहीं अगर ये क़यादत हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुनज़्ज़म कर लेगी तो फिर हिंदुस्तान में कोई मजलूम इस कौम को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इनके हकूक़ की हक तलफ़ी नहीं कर सकता कि इनके बीच का जो लीडर बनने जा रहा है, जो कायद जिसको एक चुन रहे हैं, वो एक नहायत ही बासलाहियत और काबिल और लियाकत वाला है। आज आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में अगर सबसे ज्यादा सवालात किसी ने किए हैं तो कोई और नहीं, वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। आज अगर उन्होंने एमपी फंड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन में नाम आकर कोई आया है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम आया है। उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, बहुत से ऐसे बड़े बड़े लीडरान हैं जो हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और वहां से जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। चैलेंज है आज हैदराबाद से, हैदराबाद की सरजमीन के आवाम, दक्कन के आवाम और हैदराबाद की एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग राहुल गांधी को चैलेंज करके बताना चाहते हैं कि एक हमारा एमपी है जिसने इतने तरक्याती काम की एमपी फंड का इस्तेमाल किया, तुम भी तो अमेठी उत्तर प्रदेश से एमपी हो, बताओ कि तुमने क्या तरक्की के काम वहाँ किए हैं। ना कोई ढंग का हॉस्पिटल है, ना तो वहाँ की सड़कें हैं, ना वहाँ तो बिजली मिलती है, ना तो वहाँ कोई हॉस्पिटल
یونیورسٹی ہے، وہاں کوئی ترقیاتی کام ہندوستان کے بننے والے آئندہ وزیر اعظم اور سب سے بڑی ہندوستان کی پارٹی کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی کا علاقہ ہے، لیکن وہ بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ فخر ہونا چاہیے حیدرآباد کے لوگوں کو کہ آج آپ کے پاس ایسی قیادت موجود ہے کہ آج حیدرآباد ہی نہیں، آج پارلیمانی الیکشن میں میرا دعویٰ ہے اتنے لوگوں کے موجودگی میں میڈیا کے سامنے قائدین مجلس کے حضور میں یہ میرا وعدہ ہے، میرا چیلنج ہے کہ اگر الیکشن میں جناب اکبر الدین اویسی صاحب اور قائد ملت نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے صرف اشارہ کر دیا تو پورے ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہاں اگر انٹیلیجنس کے لوگ ہوں، یہاں اگر ایل آئی یو کے لوگ ہوں، یہاں انٹیلیجنس کے لوگ ہوں، یہاں ہندوستان کی آئی بی اور ہندوستان کی سی بی آئی کے نمائندے اگر ہوں تو ان سے میرا خطاب ہے کہ وہ اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لیں اور بتا دیں ہندوستان کی حکومت کو اور بتا دیں فرقہ پرست طاقتوں کو کہ ہندوستان کا پارلیمانی الیکشن اگر طے ہوگا تو حیدرآباد سے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے اشارے پر طے ہوگا۔ جو پارٹی برسر اقتدار اگر آئے گی تو بیرسٹر اسد الدین اویسی کے اشارے پر آئے گی۔ آج آپ کو احساس نہیں ہے، آپ ہندوستان کی گلیوں میں نکل کر دیکھیے، آپ جائیے مہاراشٹر جائیے، آپ اتر پردیش میں جائیے، بہار میں جائیے، بنگال میں جائیے، کہیں بھی جا کر کے آپ وہاں کسی بھی گلی میں کھڑے ہو کر کسی نوجوان سے پوچھئے تو نہایت احترام سے آپ کے لیڈر کا قائد کا نام لے گا اور وہ یہی کہے گا کہ جہاں ان کا اشارہ ہوگا ہم ووٹ وہیں دیں گے۔ آج فرقہ پرست طاقتیں جنہوں نے ہندوستان کے سیکولرزم کی دھجیاں اڑائی ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے قانون اور دستور کی دھجیاں اڑائی ہیں، آج وہ لوگ بے چین ہیں ہندوستان کے اقتدار پر بیٹھنے کے لیے، ہندوستان کے اقتدار پر بیٹھنے کے لیے بے چین ہیں، جن کو نہ تو تاریخ کا علم ہے، نہ تو ہندوستان کی آزادی میں ان کے آباء و اجداد کا کوئی رول رہا ہے، نہ تو اس ملک کو بنانے میں کوئی کردار نبھائے ہیں، لیکن آج بے چین ہے وہ کہ اس صدارت عظمیٰ کی کرسی کو کیسے پا جائیں، کیسے بیٹھ جائیں۔ لیکن اگر ان کے لیے فرقہ پرست طاقتوں کے لیے کوئی رکاوٹ ہے تو آج وہ روڑا جو ہے، روڑا بن کر اگر کوئی کھڑا ہے ہندوستان کے سیکولرزم کو بچانے کے لیے، تو آج ایک بہادر، ایک دلیر قیادت، ایک بے باک قیادت جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت ہے جو آج فرقہ پرستوں کی نیند حرام کی ہوئی ہے کہ آج کروڑ ہندوستان کی 25 کروڑ آبادی مسلمان آج بیرسٹر اسد الدین اویسی کو اپنے دل میں جگہ دے چکی ہے اور دل میں بسا کر کے وہ انتظار کر رہی ہے کہ آپ اشارہ کریں اور ہم فرقہ پرستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر جائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ میرے بہادر جانباز نوجوانوں، مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، یہ آپ کے سامنے آج خوش نصیبی ہے کہ آپ کی سرزمین میں پیدا ہوئی جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، وہ صرف حیدرآباد ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے سیکولر عوام کی آواز بن چکی ہے، اور پورے آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بڑی بڑی طاقتیں حکومت بنانے کا خواب دیکھیں گی صوبوں میں، ان کو چل کر کے دارالسلام میں حاضری دینا پڑے گا۔ اس کے بعد چاہے مہاراشٹر ہو، چاہے اتر پردیش ہو، چاہے ویسٹ بنگال ہو، کہیں کی بھی سرکار اگر بننی ہے تو دارالسلام کی سمت طے کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ اپنی قیادت کو موقع دیں، ہندوستان کی عوام کو موقع دیں کہ اس بہادر اور بے باک قیادت ان کو نصیب ہو اور وہ جائیں ہندوستان کے کونے کونے میں اور بتائیں کہ میں آ چکا ہوں، مجلس آ چکی ہے، کھڑے ہو جاؤ اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے۔ اب ہندوستان میں کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی ماں اب اپنے معصوم بچے کو جیل جانے پر کوئی آنسو نہیں بہائے گی، اس لیے کہ ان کے پیچھے
لیڈر آنے جا رہا ہے جو ان کی لڑائی لڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے۔ میرے بہادر نوجوانوں، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اور جب ظلم حد سے گزرتا ہے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب ان فرعونیوں کا سر کچلنے کے لیے آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پیدا کر دیا ہے، اور وہ چاہ کر کے ہندوستان میں ایسے فرقہ پرستوں کا سر کچلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے پارلیمنٹ کے انتخاب میں ہم بتا دیں گے۔ ابھی ہمارے اور بھی قائدین کو بولنا ہے، اور آج ہمارا آخری دن ہے۔ ہم خوش نصیب تھے کہ آج 2 مارچ کی تاریخ میں مجلس کی یوم تاسیس میں شریک ہوئے، اور یہاں پر جو حیدرآباد کی عوام نے جو ہمیں موقع دیا، جو عزت دی، جو وقار بخشا، وہ زندگی میں انشاءاللہ کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ مجلس کے ہمدرد محبان مجلس اور ذمہ دار لوگوں سے جو ہماری ملاقاتیں ہوئی، جو انہوں نے پیار بخشا، جو آپ ہمارے قائد بہچت الدین اویسی صاحب نے ہم لوگوں کا یہاں پہ جس طرح سے خیال رکھا، اس کے نہایت ہی ہم شکر گزار ہیں۔ تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں کی عوام کا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب موقع ملے گا، پوری زندگی اپنے جسم کا ایک خون کا ایک قطرہ مجلس کے خدمت میں لگا دینے کے لیے ایک نوجوان خاص طور سے کلیم جامعی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میرے جیسے نہ جانے کتنے ہزار لاکھوں نوجوان آج موجود ہیں جن کی آنکھیں ترس رہی ہیں اپنے قائد سے ملنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے۔ اگر آج اعلان یہ کر دیں، آج حیدرآباد کی سرزمین سے کہہ دیا جائے کہ بہچت الدین اویسی صاحب فلاں دن ہندوستان کے عوام سے حیدرآباد کی سرزمین پہ ملیں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ کو جس کو ملنا ہو حیدرآباد تشریف لائے۔ یقیناً میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ پورے ہندوستان سے اتنی عوام حیدرآباد کی سرزمین پر اکٹھا ہو جائے گی، کیا حیدرآباد کے لوگوں، حیدرآباد کی سرزمین کے چپے چپے پر انسان ہی انسان نظر آئے گا، جن سیلاب نظر آئے گا جس کی آپ توقع نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ سے آخر میں میری التجا ہے کہ آپ اپنی قیادت کو آزاد کریے اور پورے ہندوستان کے عوام کو موقع دیجئے کہ اتنی ایماندار اور مضبوط اور بے باک قیادت کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کام کرنے کا موقع نصیب ہو۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔